नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट। आपके क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको कई बार ये वाला इन्वेस्टिगेशन मिलता है, देखते हैं, तो आपको क्या अंडरस्टैंड करना है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन? यदि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो आप क्या समझ रहे हैं? आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ के आ रहा है, तो हम उसे क्या समझते हैं? तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी में लगातार लगातार डेली जो आरबीसी 120 दिन की हो जाती है, उसके बाद वो रप्चर हो जाती है। और जनरली वो रप्चर होती है कहाँ पर? स्प्लीन में। स्प्लीन की ब्लड वेसल्स में स्मॉल जो कैपिलरीज होती है, जो बहुत नैरो होती है, कम डायमीटर वाली होती हैं, वहाँ रप्चर होती है। जैसे ही वो आरबीसी वहाँ रप्चर होती है 120 दिन के बाद, या 120 दिन वाली आरबीसी, तो वो रप्चर होने के बाद स्प्लीन में जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो उसे क्या करती हैं? इंगल्फ करती हैं। जैसे ही वो उसको इंगल्फ करती हैं, लेती हैं, तो वो उसके अंदर चले जाता है क्या? रप्चर्ड आरबीसी। जैसे रप्चर्ड आरबीसी अंदर जाता है, तो उस आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन लेकिन उसमें अंदर जो हीमोग्लोबिन पार्ट होता है, उसमें हीम एंड ग्लोबिन 2 पार्ट का बना होता है। जो ग्लोबिन पार्ट होता है वही प्रोटीन होता है, उसको बॉडी रीयूज़ कर लेती है। लेकिन जो हीम पार्ट होता है उसमें होते हैं टेट्रापायरोल रिंग पाई जाती है, और उसमें पाया जाता है आपका आयरन पाया जाता है। तो उसमें से आयरन रिमूव होता है और वो भी रीयूज़ हो जाता है। और जैसे ही आयरन रिमूव होता है, जो टेट्रापायरोल रिंग होती है, एक स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। एक स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे ही रिमूव ऑफ आयरन होगा, रिमूव ऑफ आयरन फ्रॉम टेट्रापायरोल रिंग, तो क्या होगा? फॉर्म करेगा क्या? एक स्ट्रेट स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रेट टेट्रापायरोल स्ट्रेट चेन फॉर्म होगा। दैट इज कॉल्ड बिलीवर्डिन। दैट इज कॉल्ड बिलीवर्डिन। उसे हम बिलीवर्डिन बोलेंगे। देन जैसे बिलीवर्डिन फॉर्म होता है ठीक है, तो ये बिलीवर्डिन है। टेट्रापायरोडिन जो है वो आपका स्ट्रेट चेन में आ गया। और जैसे बिलीवर्डिन फॉर्म होता है, वो फेगोसाइटिक सेल के अंदर ही ऑक्सीडाइज होकर फाइनली बिलीरुबिन बनाता है। ठीक है, ये जो बिलीरुबिन बना है, बिलीवर्डिन से जो बिलीरुबिन बना है, दैट इज कॉल्ड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। दैट इज कॉल्ड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। तो जो बिलीवर्डिन से जो बिलीरुबिन बन रहा है, उसे हम बोलेंगे अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बोलेंगे। ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का एक और नाम होता है लिपिड सॉल्युबल बिलीरुबिन। एक और नाम होता है लिपिड सॉल्युबल बिलीरुबिन। ठीक है, ये जो बिलीरुबिन होता है, ये फेगोसाइट सेल से बाहर निकलकर ब्लड में आता है। और ब्लड में आते ही साथ ब्लड में स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्योंकि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है, जो लिपिड सॉल्युबल होता है, जो जो भी सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल होते हैं बॉडी में, वो वेरी वेरी डेंजरस भी हो सकते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं। लेकिन जो बिलीरुबिन है, ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन है, वेस्ट मटेरियल है, जिसको बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, ये एक्चुअली में जो बिलीरुबिन बन रहा है हमारी बॉडी में, ये टॉक्सिन है, टॉक्सिक मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए। बिल्कुल हमारी बॉडी को डैमेज करने वाला है, इसलिए हमारी बॉडी इसको बाहर निकालने के बारे में सोचता है। लेकिन यदि टॉक्सिक मटेरियल लिपिड सॉल्युबल होगा, तो बहुत ही डेंजरस होता है। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली बॉडी के किसी भी कोने में जा सकते हैं बिना ट्रांसपोर्टर के। क्योंकि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं, हर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है। तो वो उस लिपिड मेम्ब्रेन जो होती है, वहाँ से वो उस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर, मतलब लिपिड में सॉल्युबल होकर इजीली वो क्रॉस कर जाते हैं। तो बॉडी के किसी भी कोने में, एवरी सेल में, ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जा सकते हैं। मतलब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कैसा होता है? लिपिड सॉल्युबल होता है। ड्यू टू दिस रीजन ये एवरी सेल में जा सकता है। ठीक है, इसलिए जाएगा और वहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकता है। क्योंकि नॉर्मली सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता, लेकिन ये लिपिड सॉल्युबल नेचर का होने के कारण क्या हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए नॉर्मली हमारी बॉडी में फैगोसाइटिक सेल, जो स्प्लीन की जो फैगोसाइटिक सेल है, वहाँ पर ये फॉर्म होता है। और बनने के बाद जैसे ही ब्लड में आता है, तो ब्लड में आने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है, इसको फ्री नहीं छोड़ती है। यदि इसको फ्री छोड़ देगी, तो ये कहीं भी घुस जाएगा, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है, और जाकर वहाँ एक्युमुलेटर लगेगा और आपको टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, जिस कारण से जैसे ही वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में आता है, तो ब्लड में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या पाया जाता है?
एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, और वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है, उस बिलीरुबिन से, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन से जुड़ जाता है। और जैसे ही वो जुड़ जाता है तो वो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को आप समझ जाइए नॉन टॉक्सिक कर देता है, क्योंकि वो जो लिपिड सॉल्युबल जो प्रॉपर्टी थी, लिपिड सॉल्युबल मतलब प्रॉपर, लिपिड सॉल्युबल अभी भी है, लेकिन लिपिड सॉल्युबल है, लेकिन वो सेल के अंदर मूव नहीं हो पाया, क्योंकि उससे कौन जुड़ गया है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़ गया है, जो इजीली लिपिड सॉल्युबल नहीं होता है। तो इस कारण से वो जैसे ही ब्लड में आएगा, और ब्लड में आने के बाद अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ेगा, और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन और एल्ब्यूमिन जुड़ के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करा लेंगे, जिसे हम बोलते हैं बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जो बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स जो है, ये फाइनली ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पहुँचेगा, आपके लीवर। मतलब इस एल्ब्यूमिन का काम होता है इस बिलीरुबिन को अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को लीवर तक पहुँचाने का। लीवर में जाने के बाद ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होने वाला है। तो अभी आगे बताऊंगा उस बारे में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के बारे में। तो जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन आपकी फैगोसाइटिक सेल से निकल के ब्लड में आया था, वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और ये फाइनली कहाँ जाता है, आपका आगे की ओर लीवर तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है, यदि फ्री फॉर्म में ब्लड में होगा, इसका मतलब है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक टॉक्सिक होगा। मतलब ये बॉडी में कहीं भी जा सकता है, ब्लड के द्वारा किडनी में, ब्रेन में, कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बोलेंगे, लिपिड सॉल्युबल बिलीरुबिन बोलेंगे, या हम बोलेंगे फ्री बिलीरुबिन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में यदि आपको मालूम चलता है कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है, बहुत अधिक टॉक्सिक होता है। क्यों? क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होता है, इसलिए टॉक्सिक है, और कुछ नहीं है, क्योंकि इजीली सेल के अंदर घुस जाएगा तो टॉक्सिक है भाई। वो सेल के लिए तो सब टॉक्सिक है, क्योंकि सेल के अंदर तो ये पाया नहीं जाता है, एबनॉर्मल है। तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ के आ रहा है, तो इसको आपको समझना है कि भाई बहुत टॉक्सिक कंडीशन है, डेंजरस कंडीशन है। आपको जल्दी से जल्दी ऐसी प्रोसेस करनी है, या ऐसी मैकेनिज्म करनी है, या ऐसा मैनेजमेंट करना है कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल कम हो जाए, या हम बोल सकते हैं वो प्रॉपरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहे, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ये टॉक्सिक इफेक्ट ना दिखा पाए। तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि ये हमारे सेल के टिश्यू को, सेल को डैमेज कर सकता है, सेल डिस्फंक्शनिंग कर सकता है, ऑर्गन डिस्फंक्शनिंग कर सकता है, और कई प्रकार के क्लिनिकल सिम्टम और प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। और जनरली अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कभी बढ़े, या लीवर डिस्फंक्शन के कारण बढ़े, या जॉइंटिस जो एक सिम्टम होता है उसमें आपको मिले, या ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तब बढ़े, कोई भी कंडीशन में बढ़े, लेकिन अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के बारे में आपको याद रखना है, लिपिड सॉल्युबल है, टॉक्सिक है, जो इजीली सही कहीं पर भी घुस सकता है, और अपना टॉक्सिक इफेक्ट सेल पे डाल सकता है। ठीक, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हर डॉक्टर को पता होना चाहिए। और इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, इस बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और जो अभी सेकेंड ईयर में गया है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन मटेरियल का नहीं पढ़ा है, ये दोनों स्टूडेंट जो अभी सेकेंड ईयर में है, जिन्हें फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन और मटेरियल का नहीं पढ़ा है, उसकी बात कर रहा हूँ। और जो फर्स्ट ईयर में आया, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट ईयर में उनको ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन मटेरियल का देना है, वो मेरे एप्लीकेशन में जाकर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन और मटेरियल का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और यदि सेकेंड ईयर में है तो जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकता है, थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकता है, एंड फाइनल ईयर या जो आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहता है तो 12 टिश्यू रेमेडी का कोर्स ज्वाइन कर सकता है, जिसकी जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इंस्टॉल कर लीजिए और कोर्स को देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं, तो वो कोर्स आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।